हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रीवियस क्लास में NMPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्वांगीकरण एवं मल उत्सर्जन की क्रियाविधि। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम पचित भोजन का अवशोषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेटा, अवशोषण का मतलब क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बताना होगा कि पचित भोजन का आंत की उपकला कोशिकाओं के द्वारा रक्त में स्थानांतरण अवशोषण कहलाता है। आंत की उपकला कोशिकाओं के द्वारा पचित भोजन का रक्त में स्थानांतरण अवशोषण कहलाता है। अब अवशोषण की क्रिया बेटा, छोटी आंत में जो क्षुद्रांत पार्ट होता है इलियम, उसमें अवशोषण की क्रिया होती है। कुछ औषधियां ऐसी हैं जिनका हम गुहा में अवशोषण कर लेते हैं। वसा में घुलनशील अल्कोहल हैं, कुछ औषधियां हैं इनका अवशोषण आमाशय में कर लिया जाता है। क्षुद्रांत पार्ट के अंदर अनेक केरकरण के बलन, पिलाई एवं माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, जो कि पचित भोजन के लिए अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जो भी भोजन हमने किया उसका अवशोषण अमीनो अम्ल के रूप में, ग्लूकोज के रूप में एवं बसियम एवं मोनोग्लिसरॉल के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण की जो क्रियाविधि है वो सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा होती है। निष्क्रिय अवशोषण हमेशा यानी कि मिश्रण के द्वारा होता है, अर्थात मिश्रण के रूप में होता है। जब पचित भोजन के अणुओं का रक्त में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अवशोषण होता है तो उसे हम सक्रिय अवशोषण कहते हैं। सक्रिय अवशोषण। अब निष्क्रिय अवशोषण की बात करें, जब पचित भोजन के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण के द्वारा अवशोषण होता है तो उसे हम निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले बेटा कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा, कार्बोहाइड्रेट का जो अवशोषण है, यानी कि भोजन पॉलीपेप्टाइड यानी पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है, तो पॉलीसैकेराइड को गठन करके मोनोसैकेराइड में बदल दिया जाता है। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है आदि मोनोसैकेराइड के रूप में भोजन का अवशोषण किया जाता है। अब इसके बाद में यानी कि वसा का अवशोषण की बात करें हम, तो बेटा वसा का जो अवशोषण है वह बसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसरॉल के रूप में होता है। यह मिश्रण के द्वारा लसिका में होता है। वसा के अवशोषण में जो पित्त है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेटा वसा है, वसा को बसीय अम्ल और मोनोग्लिसरॉल के रूप में अवशोषण किया जाता है। इसके साथ में जब पित्त मिल जाता है तो यह मिसेल बन जाता है। ये क्या बन गया बेटा? मिसेल बन गया। अब मिसेल क्या है बेटा? मिसेल वसा और पित्त, वसा और पित्त की छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिनका आकार 3 से 6 म्यूएम होता है। ये मिसेल जब माइक्रोबिलाई के संपर्क में आती है, ये मिसेल जब माइक्रोबिलाई के संपर्क में आती है तो इससे वसा अलग होकर कोशिका में आ जाती है। अब क्या बच गया? मिसेल से बेटा वसा चला गया तो क्या बच गया? पित्त बच गया। ये पित्त वापस से मिसेल बनाने के लिए कार्य करता है, वापस मिसेल बनाने का कार्य करता है। अब ये वसा माइक्रोबिलाई में आ गई। माइक्रोबिलाई से यह कोशिका में विस्तृत आ जाती है। यहाँ वसा को बसीय अम्ल और मोनोग्लिसरॉल के रूप में तोड़ दिया
ये वसा कोशिका का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव्य जालिका में पहुंच जाती है। यहाँ प्रोटीन इसको चारों ओर से घेर लेती है, तो अब ये है काइलोमाइक्रोन बन जाता है। काइलोमाइक्रोन बन जाता है। काइलोमाइक्रोन कोशिका से एक्सोसाइटोसिस बहिर्गमन के द्वारा लसिका केशिका से होता हुआ लसिका तंत्र में चला जाता है। यहाँ लाइपेज एंजाइम के द्वारा इस वसा को पसियम और मोनोग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है तथा यहाँ इसका अवशोषण कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ विटामिन हैं, खनिज लवण हैं, जिनका अवशोषण बृहदांत्र जो कॉलर पार्ट है बड़ी आंत उसके अंदर इसका कर दिया जाता है। इसके बाद स्वांगीकरण की अगर हम बात करें तो बेटा पचित भोजन आपको उसका के अंदर आ गया। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है तथा इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है जो कि एटीपी के रूप में संचित होती है। जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, इन खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है, जिससे वसा है, अमीनो अम्ल है, इस तरह के खाद्य पदार्थों का निर्माण कर दिया जाता है। स्वांगीकरण का मतलब यही है बेटा, पचित भोजन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराकर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को प्राप्त करना स्वांगीकरण कहलाता है। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है बेटा आपका बहिर्गमन। बहिर्गमन का मतलब क्या है? अब पचित भोजन का अवशोषण हो गया तो अपचित भोजन बच गया। अब क्या बच गया बेटा? अपचित भोजन। इस अपचित भोजन को उत्सर्जन की क्रिया के दौरान शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया बहिर्गमन कहलाती है। बृहदांत्र जो पार्ट है बड़ी आंत का, इस बृहदांत्र का मुख्य कार्य यही है बेटा कि उस अपचित भोजन से जल का अवशोषण किया जाता है एवं मल का निर्माण किया जाता है। बड़ी आंत के बृहदांत्र में कोलन पार्ट में अपचित भोजन से सहजीवी बैक्टीरियाओं के द्वारा सेलुलोज का पाचन किया जाता है। मल जो है यह बिलीरुबिन वर्ण की उपस्थिति के कारण हल्का पीले रंग का होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा 24 घंटे में 1 या 2 बार मल उत्सर्जन की क्रिया होती है। इसके बाद बेटा मल उत्सर्जन की क्रियाविधि के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो मल उत्सर्जन की क्रियाविधि क्या है? जब मल को मलाशय में धकेला जाता है, ये मल है बेटा, इस मल को मलाशय के अंदर धकेला जाता है तो मलाशय की भित्तियों के द्वारा इस मल पर दाब लगाया जाता है और गुदा के द्वारा इस मल को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। मल को शरीर से बाहर त्याग दिया, यह एक तंत्र के द्वारा नियंत्रित एक क्रिया है जिसे प्रतिवर्ती अनुक्रिया भी है। ये जब मलाशय में मल के द्वारा 20 mm प्रति Hg दाब लगेगा तो उत्सर्जन के संकेत प्राप्त हो जाते हैं तथा गुदा के द्वारा इस अपचित भोजन को अर्थात मल को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो बेटा यहां तक आपका पाचन से संबंधित जो टॉपिक है ये आपका समाप्त हो गया। स्वांगीकरण की बात करें बेटा, हम जो पचित भोजन जो है, पचित भोजन को शरीर में कोशिका के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के तत्पश्चात ऊर्जा प्राप्त होगी जो कि एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। इस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया बहिर्गमन कहलाती है। तब मल उत्सर्जन की क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो जब मल को मलाशय में धकेला जाएगा तो मलाशय की भित्ति संकुचित हो जाने के कारण इस मल पर दाब लगता है जिससे जो गुदा की अवरोधनी है
वो खुल जाती है तथा इस मल को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होने वाली घटना है। यह एक प्रतिवर्ती अनुक्रिया है। जब मलाशय की भित्ति पर मल का 20 mm प्रति Hg दाब लगता है तो उत्सर्जन क्रिया के संकेत प्राप्त होते हैं। तो ये बेटा मल उत्सर्जन की क्रिया विधि हो गई, स्वांगीकरण भी हो गया आपका और बहिर्गमन भी हो गया। अब बेटा मैंने जहां तक आपको छोड़ा था वहां से आगे आपको लिखना प्रारंभ करना है। अपनी नोटबुक उठाइए और नोट्स बनाएं। उठाइए बेटा अपनी नोटबुक और नोटबुक में नोट्स बनाएं और जहां तक मैंने लिखा दिया था उससे आगे लिखने का प्रयास करें। मैं एक लाइन बोल रहा हूं बेटा, यहां तक मैंने आपको लिखा दिया था, ध्यान से सुनो बेटा। एक लाइन बोल रहा हूं, ये लाइन मैंने लिखा दी है, यहां से आगे आपको लिखना है। देखो बेटा कौन सी लाइन लिखाई है कि प्रत्येक जो मिसाइल है, प्रत्येक मिसाइल वसा एवं पित्त लवणों से निर्मित छोटी बेलनाकार गोलिकाएं होती हैं जो कि लगभग 3 से 6 म्यूएम व्यास की होती हैं। यहां तक मैंने आपको लिखा दिया बेटा। इसके बाद लिखें बेटा आप, जब ये मिसाइल, लिखो बेटा नोटबुक में, नेक्स्ट लाइन से बेटा डैश करके लिखेंगे आप। जब ये मिसाइल माइक्रोबिलाई के संपर्क में आते हैं, जब ये मिसाइल माइक्रोबिलाई के संपर्क में आते हैं तो इनमें उपस्थित वसा मिसाइल से निकलकर, तो इसमें उपस्थित वसा मिसाइल से निकलकर कोशिका में विसृत हो जाती है, कोशिका में विसृत हो जाती है तथा अलग हुए पित्त लवण द्वारा दोबारा मिसाइल का निर्माण किया जाता है। दोबारा मिसाइल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, बसीय अम्ल तथा, नेक्स्ट लाइन से लिखो, बसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड कोशिका में अंतःप्रतव्य जाल का कोष्टक में ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रतव्य जाल का में प्रवेश कर जाते हैं, अंतःप्रतव्य जालिका में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे चारों ओर से प्रोटीन द्वारा घेर लिया जाता है, प्रोटीन द्वारा घेर लिया जाता है। अब ये संरचना
काइलोमाइक्रोन कहलाती है। अब यह संरचना काइलोमाइक्रोन कहलाती है, जिसका व्यास 0.1 से 0.3 म्यूएम होता है, जिसका व्यास 0.1 से 0.3 म्यूएम होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा डैश करके, काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस, काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस कोष्ठक में बहिर्गमन, काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस बहिर्गमन द्वारा कोशिका से निकलकर कोशिका से बाहर निकलकर लसिका केशिका में चली जाती है, लसिका केशिका में चली जाती है और लसिका तंत्र से होते हुए रक्त प्लाज्मा में पहुंच जाती है, रक्त प्लाज्मा में पहुंच जाती है, जहां प्लाज्मा में उपस्थित लाइपेज एंजाइम द्वारा इन्हें दोबारा से बसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसरॉइड में बदल दिया जाता है। मोनोग्लिसरॉइड में बदल दिया जाता है। इसके बाद आप मैं जैसे लिख रहा हूं, जैसे आप इसको लिखते चले, सबसे पहले बसा है पाइशीकरण होगा, पाइशीकरण के द्वारा इसको ट्राइग्लिसराइड में तोड़ दिया जाएगा, ट्राइग्लिसराइड को लाइपेज एंजाइम के द्वारा बसीय और मोनोग्लिसराइड में बदल दिया जाएगा। यहाँ इसमें यानी पित्त लवण मिल जाएगा, तो ये बन जाएगी मिसेल। तो क्या बन गई बेटा, ये मिसेल बन गई। मिसेल में क्या होगा बेटा, बसीय अम्ल और मोनोग्लिसरॉइड। मोनोग्लिसरॉइड
ये चली जाएगी ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्राइग्लिसराइड बन जाएगी, लसका तंत्र में जब पहुंच जाएगी, जब यहां से प्रोटीन घेर लेगी तो बन जाएगा काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन बन गया बेटा। यहां प्लाज्मा में इसे बसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड में बदल दिया जाएगा। इसको उतार लीजिए बेटा। देखो बेटा समझो, सबसे पहले बसा है, बसा का पाइसीकरण होगा और इसको ट्राइग्लिसराइड में बदल दिया जाएगा। यहाँ लाइपेज एंजाइम के द्वारा इसे बसीयम और मोनोग्लिसराइड में बदल दिया जाएगा। जब इसके साथ में पित्त जब मिल जाएगा तो ये मिसेल संरचना बन जाएगी। मिसेल में क्या होगा बेटा, बसा और पित्त लवण, बसीयम और मोनोग्लिसराइड ये माइक्रोब्लाई के संपर्क में आएंगे, कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे और ER में पहुंचकर ट्राइग्लिसराइड जब इसको प्रोटीन चारों ओर से घेर लेगी तो काइलोमाइक्रोन बन गया। काइलोमाइक्रोन को प्लाज्मा में लाइपेज एंजाइम के द्वारा बसीयम एवं मोनोग्लिसराइड में बदल दिया जाता है। यहां तक लिख लीजिए आप फटाफट। यहां तक लिख लो बेटा फटाफट इसको। इसको लिखने के बाद एक छोटा सा डायग्राम है, उस डायग्राम को भी आपको बनाना है। देखो बेटा, ट्राइग्लिसराइड इसको लाइपेज एंजाइम के द्वारा बसीयम प्लस मोनोग्लिसराइड प्लस इसके साथ जब पित्त लवण मिल जाएगा ये मिसेल बन गया। ये क्या बन गया आपका, मिसेल बन गया। ये बेटा कोशिका है जिसमें ये माइक्रोब्लाई है, मोनोग्लिसराइड माइक्रोब्लाई के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी बेटा। बसीयम और लिख लीजिए आप। बसीयम और मोनोग्लिसराइड दोनों को माइक्रोब्लाई के संपर्क में आगे बिठाइए। संपर्क में आ जाएंगे तो यहाँ ER है,
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई बेटा ईआर में चली जाएगी तो इसको क्या कर लेंगे बेटा प्रोटीन घेर लेगी। यहाँ ट्राइग्लिसराइड प्लस प्रोटीन। अब क्या बन गया ये बन गया बेटा काइलोमाइक्रोन। ये क्या बन गया बेटा काइलोमाइक्रोन। या हम कह सकते हैं इसको लाइपोप्रोटीन। यहां ये बेटा लश्कर किसका है ये लश्का केसिका है, लश्का केसिका में आ जाएगी बेटा ये। लश्का केसिका लश्का केसिका से होते हुए कहां चली जाएगी बेटा ये लश्का तंत्र। यहां से कहां चली जाएगी ये लश्का तंत्र में। अब लश्का तंत्र में चला जाएगा तो बेटा रक्त प्लाज्मा में पहुंच जाएगी ये। रक्त प्लाज्मा में इसे लाइपेज जो एंजाइम होता है वो इसको पसीएमएल और मोनोग्लिसरॉल में तोड़ देता है और इसका अवशोषण कर लिया जाएगा। मोनोग्लिसरॉल देखिए ट्राई यानी कि वसा का पाइशीकरण हुआ। अब वसा का पाइशीकरण में ट्राइग्लिसरॉल बन गई। लाइपेज एंजाइम इसको पसीएमएल में मोनोग्लिसरॉल में तोड़ देगा। पित्त लवण मिल जाएगा तो मिसेल बन जाएगा। अब मिसेल जब इसके संपर्क में आएगी तो जो वसा है वो अंदर हो जाएगी। शेष पित्त लवण वापस से मिसेल बनाने का काम करेगा। माइक्रोबलाई से आ गई, कोशिका से बहिर्गमन के तो ईआर में आ गई। ईआर में प्रोटीन ने घेर लिया इसको तो काइलोमाइक्रोन बन गया। काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस क्रिया के दौरान लश्का केसिका से होता हुआ लश्का तंत्र में आ जाएगा। लश्का तंत्र से ये रक्त प्लाज्मा में। अब रक्त प्लाज्मा में जो लाइपेज एंजाइम है इसको पसीएमएल और मोनोग्लिसरॉल में बदल देता है और यहाँ इसका अवशोषण कर लिया जाएगा। इसको बना लीजिए आप फटाफट से। इसको बना लीजिए बेटा फटाफट जिससे आगे लिखाएं फिर। इसके बाद हेडिंग लिखिए बेटा आप। ये लिख लिया बेटा आपने, आई होप आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में लिखिए आप हेडिंग डालकर विटामिन एवं लवणों का अवशोषण। इसके नीचे हेडिंग लिखिए बेटा विटामिन एवं खनिज लवणों का अवशोषण। इसमें लिखिए बेटा विटामिन तथा
विटामिन तथा खनिज अवशोषण, विटामिन तथा खनिज लवण, विटामिन तथा खनिज लवण सक्रिय या निष्क्रिय अवशोषण द्वारा, सक्रिय या निष्क्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण सक्रिय या निष्क्रिय अवशोषण द्वारा अवशोषित होते हैं। डैश करके एक लाइन और लिख दीजिए बेटा। बड़ी आंत के बृहदांग, बड़ी आंत के बृहदांग कोष्टक में कॉलम COLON कॉलम में जल एवं कुछ विटामिनों का बड़ी आंत के बृहदांग में जल एवं कुछ विटामिनों का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। जैसे विटामिन ए, जैसे विटामिन ए। इसके बाद हेडिंग लिखिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण स्वांगीकरण में लिखिए बेटा, अवशोषित भोजन, अवशोषित भोजन रक्त के माध्यम से, अवशोषित भोजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है, कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां पर ऊर्जा प्राप्ति के लिए, जहां पर ऊर्जा प्राप्ति के लिए इसका ऑक्सीकरण होता है, जहां पर भोजन प्राप्ति के लिए इसका ऑक्सीकरण होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा की प्राप्ति तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का संचय तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूरा नाम हो गया, एटीपी के रूप में किया जाता है। इससे प्राप्त ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में किया जाता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा का संचय
मात्रा का संचय ग्लाइकोजन एवं खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा का संचय ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में किया जाता है। ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में किया जाता है और लीवर द्वारा इन पदार्थों से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का संश्लेषण किया जाता है। खाद्य पदार्थों की अतिरिक्त मात्रा का संचय ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में किया जाता है और लीवर द्वारा इन पदार्थों से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का संश्लेषण किया जाता है। तो ये बेटा आपका स्वांगीकरण हो गया। कि स्वांगीकरण क्या है? कि जो अवशोषित भोजन है अवशोषित हो गया, अब कोशिकाओं के द्वारा यानी कि रक्त के माध्यम से वो कोशिकाओं में चला जाएगा, जहां पर इसकी ऊर्जा प्राप्ति के लिए इसका ऑक्सीकरण होगा और जो प्राप्त ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। इसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। यहाँ के बाद जो भी टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में लिखाया जाएगा। आपको दो टॉपिक रहेंगे बेटा, एक तो रहेगा आपका बहिर्गमन और दूसरा है मल उत्सर्जन की क्रियाविधि। इसको हम अगली क्लास में आपके सामने लिखाएंगे, अगली वीडियो के माध्यम से इनको हम आपको लिखाएंगे। धन्यवाद।